अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ा था और इसको हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से कंपेयर करके पढ़ा था। ठीक है, और हमने क्या किया था, सिर्फ एक से दो वर्ड चेंज किए थे इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, वाटर कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसमें भी हमने सॉलिड की जो क्वांटिटी थी वो 1 kg ली थी, मास किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कोई किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भी हमने क्या किया था, जो मास ऑफ लिक्विड था वो भी हमने कितना लिया था, 1 kg। ठीक है, तो 1 kg मास ऑफ लिक्विड को, ठीक है, किसी भी लिक्विड के 1 kg मास को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या आप इसको ऐसे भी कह लें कि लिक्विड स्टेट को, यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड स्टेट को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर भी किसकी फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं ना, तो वेपर्स, हम गैस को वेपर्स भी बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम लिक्विड के मास को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसकी कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। टेम्परेचर को हमें चेंज नहीं होने देना, जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस नहीं बन जाता तब तक हमने टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए ये लाजमी कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। इसकी हम एग्जांपल भी करेंगे, एक दफा हम इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करें फिर इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर कैसे नहीं चेंज होगा। ठीक है बच्चों, इसकी हम एग्जांपल देख लेंगे। तो इसकी आपने कंडीशन याद रखनी है कि हीट ऑफ फ्यूजन में भी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। और ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की थी। नंबर 1 पॉइंट क्या था इसका, डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट क्या था इसका, सिंबल, कि हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिनोट किससे करना है, जो हमने, यानी कि जो हमने किसी लिक्विड स्टेट को एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो हमने वो किसकी फॉर्म में लिखनी है, किससे डिनोट करेंगे हम। तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, HV। ठीक है बच्चों, एंड V फॉर वेपोराइजेशन। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपोराइजेशन को। HV का मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखना है हमने, इसका फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, HV विल बी इक्वल टू डेल Q V ओवर M। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है, फार्मूला है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। वहां पे V की जगह क्या लिखा होता, हमने F लिखा था, और यहाँ पे Q के साथ भी क्या लिखा था, F लिखा था। ठीक है, F फॉर फ्यूजन। तो जब आप वेपोराइजेशन के लिए लिखेंगे तो उसके साथ क्या लिखेंगे, F की बजाय साथ क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। जहां जहां पे F लिखा होगा वहां पे क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। तो कोई चेंज नहीं इसमें, V के अलावा हमने और कोई चेंज नहीं की, सेम वही वाला फार्मूला। ठीक है, इसमें भी अगर हमने इसकी डायरेक्ट QV की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो M इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मींस HV मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू डेल QV।
ठीक है बच्चों, यहाँ से हम डेल क्यू वी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और एम की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी होगी फिर क्या होगा, एच भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और एम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस एम इज इक्वल टू डेल क्यू वी ओवर एच भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले के बेस से हम डेल क्यू की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और एम की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मेन जो हमारा फार्मूला है वो ये वाला है, एच वी इज इक्वल टू डेल क्यू वी बाय एम, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना सिर्फ। ठीक है, अगर आपको ये याद होगा आप ये भी ड्राइव कर लोगे और ये भी ड्राइव कर लोगे, आपने बस इसको याद रखना है। डेफिनेशन हो गई है, सिंबल फार्मूला, इसके बाद इसका हमने ऐसा यूनिट लिखना है। ऐसा यूनिट क्या होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए बच्चे, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी हमने ऐसा यूनिट उसके फार्मूले से ही ड्राइव किया था, इसी तरह हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला भी उसके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो ऐसा यूनिट है वो भी हम इसके फार्मूले से ड्राइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं इसका, एच वी इज इक्वल टू डेल क्यू वी डिवाइडेड बाय एम, ये वाला फार्मूला है। अब हमें पता है कि जो हीट होती है, क्यू का मतलब क्या है, हीट है ना, जो क्यू है इसको हम किसमें मेजर करते हैं, जॉउल्स में। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट जॉउल होता है। तो जो यूनिट एनर्जी का होता है वो यूनिट हीट का होता है, बिकॉज हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट का यूनिट क्या होता है, जॉउल्स। और मास का यूनिट क्या होता है, मास को हम किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, केजी में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, जॉउल, मीन सिंपल हम जे लिख देते हैं। ठीक है, और मास की जगह पे क्या लिखेंगे, किलोग्राम। ठीक है, और किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मींस एच वी इज इक्वल टू किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इसकी यहाँ पे पावर क्या है, 1 है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। मींस एच वी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जॉउल, और किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो गया, इनवर्स। तो ये इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज जॉउल पर किलोग्राम। और बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है। अब देखिए ये इटसेल्फ एक एमसीक्यूज है। ठीक है, कि ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, जॉउल पर किलोग्राम। ये किसका ऐसा यूनिट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। लेकिन यही वाला ऐसा यूनिट किसका है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी है। ठीक है, मींस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन both quantities have same units। दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या है, सेम है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी जो ऐसा यूनिट वो भी क्या था, जॉउल पर किलोग्राम। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, जॉउल पर किलोग्राम। दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, वहां पे वो पूछ सकता है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हैव सिमिलर यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स, ऑपोजिट यूनिट्स। ठीक है, जो भी वो पूछ सकता है। तो इन दो आपने याद रखना है, इन दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं लिख भी देता हूं। तो बच्चों, अगर आपके पेपर एमसीक्यूज होंगे तो आपको इसी तरह हर चीज को आपको डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आपके एमसीक्यूज क्लियर होंगे और आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। हर एमसीक्यूज को आप डीपली पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, जैसे हमें इसके यूनिट से पता चला कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो हमने ऐसा यूनिट निकाला है, यही यूनिट हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी निकाला था।
तो दोनों क्वांटिटीज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ, ठीक है, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड latent heat of vaporization have same SI units, ठीक है, that is joule पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इसका आपने प्रूफ देखना हो तो आप इन दोनों का फार्मूला लिख लें, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला क्या था, HF इज इक्वल टू डेल QF डिवाइडेड बाय M, ठीक है। तो देखिए इसका हम यूनिट लिखते हैं, HF इज इक्वल टू, Q का यूनिट क्या होता है, जाउल, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो जाउल पर किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम ऊपर आके माइनस हो गया। यहाँ पे लिख लिया आप हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, वो क्या था, डेल QV डिवाइडेड बाय M, तो इसका भी सिमिलर वही वाला, Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जाउल, और M की जगह पे क्या लिखेंगे, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम की जगह पे माइनस हो गया, जाउल पर किलोग्राम। तो देखें दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपने याद रखनी है MCQs के लिए। हमने डेफिनेशन कर ली है, सिंबल कर लिया है, फार्मूला कर लिया और इसका ऐसे यूनिट कर लिया। अब एक चीज रह गई हमारी, इसकी एग्जांपल। तो छोटी सी और वेरी सिंपल एग्जांपल है इसकी। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, ठीक है, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या करना है, एक बर्तन में आपने क्या करना है, 1 kg आपने वाटर रख देना है, ठीक है, एक बर्तन में 1 kg वाटर डालें, ठीक है, और वाटर के अंदर क्या डाल दें, थर्मोमीटर डाल दें, और इसको क्या करें आप, हीट अप करना शुरू कर दें। इसको हीट अप करना शुरू किया। अब देखिए वाटर क्या करेगा, जैसे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चों, एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहेगा, और जैसे देखिए जैसे जैसे ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वाटर का, ठीक है, वो कितना होता है, रूम टेम्परेचर ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, 28 होगा, 29 या 30 तक, फॉर एग्जांपल शुरू में इसका जो टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस है गर्म करने से पहले। अब हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा 30 से, ठीक है, 30 से क्या होगा, 40 पहुंचेगा, 40 से 50 पे, 50 से 60 पे, फिर 70 पे, फिर 80 पे, फिर 90 पे, फिर 100 पे। अब देखिए जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो पानी क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या करता है, स्टार्ट्स टू बॉयल, ठीक है।
जैसे टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा तो पानी क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये आपका एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मीन 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों क्या होगा, जो वाटर है ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर बॉयल होता है हम देखते हैं ना कि वाटर की भाप बनना शुरू हो जाती है। जैसे पानी बॉयल होता है तो जो वाटर की भाप बनना शुरू हो जाती है, स्टीम बनना शुरू हो जाती है, तो वो स्टीम क्या करती है, ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है, गैस बन के उड़ना शुरू हो जाती है। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो बर्तन में हमने वाटर डाला हुआ है, ठीक है, जब तक ये पानी सारा का सारा गैस में चेंज नहीं हो जाता, मीन्स सारे पानी की क्या नहीं बन जाती, गैस नहीं बन जाती या भाप नहीं बन जाती, तब तक जो टेम्परेचर है वो 100 का 100 ही रहेगा। जैसे हमने बर्फ के केस में किया था कि जब तक बर्फ सारी की सारी बर्फ पानी नहीं बन जाती तब तक उसका टेम्परेचर 0 ही रहता है। इसी तरह जब तक सारे का सारा वाटर, ठीक है, किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता, गैस में नहीं कन्वर्ट हो जाता, तब तक इसका टेम्परेचर 100 का 100 ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि वाटर बॉयल हो रहा है तो साथ साथ इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, नहीं। जैसे टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, 100 पे रुक जाएगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक सारे का सारा पानी गैस नहीं बन जाता। जब सारे का सारा पानी गैस बनेगा तब उसका टेम्परेचर, जो गैस का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा और सारे का सारा जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जब तक सारे का सारा वाटर गैस में नहीं कन्वर्ट हो जाता इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो वैल्यूज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे टेबल बना हुआ टेबल 1.2 उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप तो बस इतना आज हमने पढ़ा, इसी को रिपीट करें और इसमें से एमसीक्यू जो उनको मार्क करें। अल्लाह हाफिज़।